वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो HPTGT कमीशन के लिए जो हमने अपनी प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। हमने केमिस्ट्री का जो अपना सिलेबस है वो अपना स्टार्ट करा हुआ है। हमने जो इनऑर्गेनिक सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। हम फिजिकल का सेक्शन जो है वो भी कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका एक चैप्टर बचता है जो कि आपका सॉल्यूशन चैप्टर। उसके बाद आपकी फिजिकल भी ओवर हो जाएगी। उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक बचेगी। ऑर्गेनिक के बाद फिर 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो ना तो फिजिकल में आते हैं, ना ही हमारे पास ऑर्गेनिक में आते हैं, ना ही इनऑर्गेनिक में। उसको ईवीएस में काउंट कर लेंगे एज सच हम। लाइक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर है आपका एक, और बायोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, ये जो 3 चैप्टर है, एक आपका मेटल एक्सट्रैक्शन वाला चैप्टर भी है। तो ये चैप्टर्स को हम अलग से मिसलेनियस करके हम इसको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। तो इस केमिकल काइनेटिक्स जो एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, तो इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मतलब ये ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम रिएक्शंस के रेट के बारे में पढ़ेंगे। दैट व्हाट इज एक्चुअल में रेट का मतलब क्या होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पास, कैसे रिएक्शन जो है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो हमारे पास होती है, वो सारे फैक्टर्स हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन आता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। कि अगर हम स्पीड के बेसिस पे देखें तो हमारी जो रिएक्शंस है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले वेरी फास्ट रिएक्शन, दैट रिएक्शन विच आर वेरी फास्ट। मतलब अगर मैं उसके रेट की बात करूं तो वो है 10⁻⁻10 सेकेंड। बहुत ही छोटा पार्ट है हमारे पास से। दैट इज ऑल आयनिक रिएक्शन, जहाँ पे भी आयन्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आयन जो हैं उनके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करती है, तो वो बहुत ही फास्ट जो है वो रिएक्ट करते हैं। एसिड बेस्ड रिएक्शन जो होती हैं वो भी हमारी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उनमें भी आयन्स होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है वेरी स्लो रिएक्शन, रिएक्शन टेक्स मैनी डेज। जो रिएक्शन बहुत ज़्यादा दिन लेती है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद है मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट मतलब कि ना तो वो ज़्यादा स्लो है ना ही फास्ट है, लाइक हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। जो ये वर्ड है ना हाइड्रोलिसिस, वैसे तो हम इसको डिटेल में ऑर्गेनिक में देखेंगे। इसका मतलब होता है ना हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब है आपके पास वाटर, लाइसिस का मतलब हमने कल की वीडियो में भी देखा था, जिसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो किसी भी चीज़ का वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। जो शुगर की ब्रेक डाउन होती है वो हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन है, ना तो ज़्यादा फास्ट है ना ही ज़्यादा स्लो है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स। ये हमने जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ी वो हमने पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड्स। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स पढ़ेंगे। तो पहली जो रिएक्शन है वो है हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन। पहली कौन सी रिएक्शन है, सो पहली रिएक्शन जो है वो है हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सी है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। मतलब जो एक ही स्टेप में होती है, लाइक हमारे पास रिएक्टेंट है उससे हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, वो होती है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन। उसके बाद आती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन मल्टी स्टेप, जो एक से ज़्यादा। मतलब हमें ए से डी चाहिए, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डी है, तो पहले ए से बी बनेगा, देन बी से सी बनेगा, फिर जाके सी से डी बनेगा। तो वो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। देखो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आता है हमारे पास कि रेट डिटर्मिंग स्टेप कौन सा होता है हमारी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो कौन सा है हमारे पास रेट डिटर्मिंग स्टेप की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, रेट डिटर्मिंग स्टेप कौन सा है हमारे पास, दैट इज स्लोएस्ट स्टेप। कौन सा हमारा रेट डिटर्मिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रेट डिटर्मिंग स्टेप है वो कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डेफिनेशन में इंक्लूड करा था कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं मेन जो हमारा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट को अगर इन जनरल हमने समझना हो, व्हाट डू यू मीन बाय रेट। रेट मतलब है कि कितना फास्ट या स्लो हमारी रिएक्शन हो रही है। कितना फास्ट और स्लो मतलब कि कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है हमारे पास, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितने टाइम में बन रहा है हमारे पास, वो होती है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास कोई रिएक्शन है,
लेट्स से कोई रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमने क्या करा कि जब हमारा टाइम 0 सेकेंड है, लेट्स से टाइम कितना है 0 सेकेंड, तो उस टाइम हमारे पास रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, लेट्स से 20 ग्राम, ठीक है। उस टाइम प्रोडक्ट क्या होगा 0, उसके बाद जो टाइम है वो क्या होगा 5 सेकेंड, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन हो चुकी होगी, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कितना बचा 10 ग्राम, तो अगर 10 ग्राम बचा, टोटल 20 था, विच मीन्स 10 प्रोडक्ट बन चुका होगा। ऐसे करते 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 रिएक्शन तब तक होती रहती है जब तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो 0 नहीं हो गया, और जो सॉरी रिएक्टेंट जो है वो 0 नहीं हो गया, और जो प्रोडक्ट है वो 20 ग्राम नहीं पहुंच गया हमारे पास, ठीक है। तो यही जो है ये है इसकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की। तो जो ये कॉन्सेंट्रेशन है ये टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है, वही है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकती है, अपॉन में चेंज इन टाइम हमारे पास, ठीक है। जैसे रिएक्शन है हमारे पास, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे R to P, तो अगर हमें रेट लिखना है, रेट होगा dr by dt, क्योंकि चेंज को हम ऐसे डिफ्रेंसिएशन से डोनेट करते हैं। dr by में dt हमारा क्या आ जाएगा रेट। अब इसके आगे आप देख रहे हो मैंने नेगेटिव साइन लगाया है, तो ये साइन हमें बता रहा है दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज कर रही है। इनकेस अगर हमने जो अपना रेट है वो प्रोडक्ट की टर्म में लिखना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, तो जो प्रोडक्ट है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसके आगे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास ये, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं हम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। तो अगर रिएक्टेंट की है माइनस साइन आएगा, इफ प्रोडक्ट की है तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो कहीं से भी फाइंड कर लो, दोनों से ही हमारे पास सही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारी आगे की यूनिट्स आएंगी, ठीक है। तो क्या है यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने देखा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम की टर्म में हम लेते हैं, तो वो उसकी यूनिट आती है मोल पर लीटर। आप याद रखोगे कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर, टाइम की होती है सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या आ गई हमारे पास, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आ गई, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली वहाँ से अपनी यूनिट बना सकते हो, राइट। अब हम चलते हैं, दैट इज डिपेंडेंस ऑफ रिलेटिव रेट्स ऑफ रिएक्शंस ऑन कोफिशिएंट। कि कोफिशिएंट्स के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करती है। देखो एक ना हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, लेट्स से हमारे पास ये एग्जांपल है, देखो N2 प्लस में H2, इससे क्या बन रहा है हमारे पास, इससे बन रहा है हमारा NH3। अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ मैं 2 लगा दूंगी और यहाँ पे 3 लगा दूंगी। अब अगर हमारे से कोई पूछे रेट ऑफ रिएक्शन लिखूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन अभी मैंने पढ़ा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो D by N2, क्योंकि रिएक्टेंट क्या N2 अपॉन में dt आ जाएगा, राइट, क्योंकि माइनस आएगा। उसके बाद इसका रेट D by H2 अपॉन में dt आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ लिख सकती हूँ D by NH3, D by NH3 नीचे क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो, इनके आगे लगे हुए हैं कोफिशिएंट, तो जब भी हमारे पास कोफिशिएंट आते हैं तो कोफिशिएंट से हम क्या करते हैं डिवाइड, कोफिशिएंट से हम क्या करते हैं डिवाइड। यहाँ पे 3 था तो 1/3, यहाँ पे 2 था तो 1/2, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/2, ठीक है 1/2। यहाँ पे क्या आ गया 1/3 हमारे पास। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आपको किसी का भी रेट लिखना है, वो तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम तो आपने कर दिया, बट अगर कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ उसका कोफिशिएंट आ रहा है तो उसको हम डिवाइड में लेके आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो आ गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब कोई हमसे पूछे दैट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, कि N2 कितने टाइम में डिसअपियर हो रहा है उसका रेट बताना है, तो वो भी हमारे पास ऐसे ही निकलता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन में dt। देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हमारे पास कोई पूछे कि जो रेट है डिसअपियरेंस ऑफ H2 वो क्या होगा, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे डी बाई में H2 अपॉन में dt। देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस डी बाय H2 अपॉन में dt ही आएगा, इसके साथ हम कोफिशिएंट कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब डिवाइड नहीं करेंगे। जो कोफिशिएंट है उनका काम रेट ऑफ रिएक्शन में है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देखो मैंने ऐसा ही लिखा हुआ है, ये यहाँ से मैंने एग्जांपल्स ली हुई है N2 3H2 2NH3 रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे ये देखो कोफिशिएंट से, यहाँ पे भी कोफिशिएंट से। अब बारी आई डिसअपियरेंस ऑफ N2, तो N2 माइनस में, क्योंकि माइनस आएगा, इसके साथ भी माइनस, कोई भी कोफिशिएंट हमारे पास मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना एक न्यूमेरिकल फ्रेम होता है आपका, कि आपको यही रिएक्शन दी रखी है कि N2 प्लस में H2, यहाँ से हमारे पास क्या है, लेट्स से यहाँ पे वही 3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास NH3 2 टाइम्स आ गया। आपको बोला गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है लेट्स से वो है आपके पास 1.5 इंटू में 10⁻⁻3, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब उसने बोला है आपको फाइंड करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, हमें ये फाइंड करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, d बाई H2 अपॉन में dt, मतलब आगे माइनस आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें रेट दे रखा है, तो अगर हमें H2 की फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो कैसे आ जाएगा, dH2 dt, उसके साथ उसका कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में उसने पूछा क्या हुआ है, हमसे ये वाली टर्म पूछी है, यही है हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, मतलब ये जो 3 है वो एक्स्ट्रा है, इसको अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 आ जाएगा। तो मतलब 15 3 से होता है 45, 4.5 इंटू में 10⁻⁻3 हमारे पास रेट आ जाएगा डिसअपियरेंस ऑफ H2 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि अगर आपको किसी का भी रेट निकालना हो डिसअपियरेंस का अपीयरेंस का, तो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है उसके साथ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर अपीयरेंस आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी में एक ऐसा न्यूमेरिकल मेंशन है। देखो ये लास्ट में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे दैट आपके पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस किसके इक्वल है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे वहाँ पे आया था 3 से मल्टीप्लाई हो गया था, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी 1.5 इंटू में 10⁻⁻3, सॉल्व करके आ गया 4.5 इंटू में 10⁻⁻3। अगर वो पूछता रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, मतलब NH3 बनने का, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसकी जगह यहाँ पे 2 आ जाता है, तो हमारा 3 इंटू में 10⁻⁻3 क्या आ जाता, राइट आंसर। ठीक है, ये छोटी सी बात है बट इसके ऊपर न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से। तो पहला तो है कॉन्सेंट्रेशन, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के, जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा हमारे पास, सिंपल इतना समझो। उसके बाद है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, उसकी वजह से भी रेट हमारा जो है वो वेरी करता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, कि इतना तो पता है जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करता है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है हमारे पास, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, फास्ट कर जाता है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स से आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हमारा रेट था R। अब हमने टेम्परेचर पहुँचा दिया है 110 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 10 डिग्री से मैंने राइज कर दिया, तो ये क्या बोलता है कि जो हमारा जो रेट है वो डबल हो जाता है, हमारा जो रेट है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। एवरी 10 डिग्री राइज इन अ टेम्परेचर द रेट बिकम्स डबल, ठीक है, तो वही मैंने लिखा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चीज। उसके बाद हमारे पास सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में क्या है हमारे पास, दैट वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल स्मॉल पीस ऑफ ए वुड इजीली हमारे पास बर्न कर जाती है क्योंकि उसमें छोटा सरफेस एरिया, रेट ऑफ रिएक्शन कम। बड़ी वाली वुड को बर्न करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, तो ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये भी इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को,
ये हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे। प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये डिपेंड करता है क्योंकि हर कोई लाइट है, हर कोई रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में तो नहीं होती है। तो जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है वो है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो वहाँ से क्या हो जाता है हमारे पास, वो डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन। उसके बाद आई एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। इसके जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उतना ही कम। जितनी कम रेट ऑफ रिएक्शन होगी, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, उतना ज़्यादा क्या होगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब उतनी फास्ट जो है रिएक्शन हमारे पास होगी। ठीक है। अभी लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हमने पहले भी कहीं पढ़ा है, कहाँ पढ़ा था हमने, इक्विलिब्रियम चैप्टर में। सेम वही है यहाँ पे भी, दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। नो 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 नो, यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्या आएगा यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, लॉ ऑफ मास एक्शन है जो हमारे पास। कि जो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी भी रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर उनके कोफिशिएंट है तो पावर में उसके कोफिशिएंट चले जाते हैं। जैसे कि मैंने एक रिएक्शन लिखी है यहाँ पे, ए बी बी, उससे हमें सी मिल रहा है, तो रेट क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे हम कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट में, हमने देखा था वहाँ पे। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ए बी, इनकी पावर क्या आ जाएगी, इनके कोफिशिएंट। जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, रेट कांस्टेंट। जो हमारा कैपिटल के है वो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। जो हमारा स्मॉल के है वो हमारा रेट कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है हमारे पास, रेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रेट लो। देखो रेट लो में भी सेम वैसी ही चीज़ें लिखी हुई हैं, ए बी बी, वहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, तो जो ये जो इनकी पावर जाती है, कई बार तो वो कोफिशिएंट के इक्वल होती है, कई बार वो इक्वल नहीं होती है। तो यहाँ पे पावर जो है इसीलिए अल्फा बीटा ली गई है, जो कि इक्वल हो भी सकती है ए के, नहीं भी हो सकती है इक्वल ए के। ठीक है, तो ये रेट लो, लॉ ऑफ मास एक्शन सेम ही है, बट इसमें डिफरेंस बात अगर हम करें तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है, बट जो रेट लो है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ठीक है, जो रेट लो है वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास रेट कांस्टेंट आ गया, तो रेट कांस्टेंट को हम कैसे, जैसे ये हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए पावर कुछ भी हो सकती है एंड देन बी पावर कुछ भी हो सकती है हमारे पास। तो जो रेट कांस्टेंट है के, वो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के ही इक्वल होगा इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टर्म टेकन एज अ यूनिटी। कि अगर हम कंसंट्रेशन ए और बी की 1 ले लें तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के ही इक्वल हो जाएगा। तो इस रेट कांस्टेंट को वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक हो गया ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को हमने स्पेसिफिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि जो हमें रेट है, रेट कांस्टेंट है, वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। ग्रेटर द रेट कांस्टेंट फास्टर विल बी द रिएक्शन। जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट कांस्टेंट होगा उतनी फास्ट हमारी रिएक्शन होगी। डिफरेंट रिएक्शन है वो डिफरेंट रेट कांस्टेंट बिल्कुल है। जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, इसका रिलेशन आता है टेम्परेचर के साथ, आगे देखेंगे। रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जो रेट कांस्टेंट है वो क्या होता है हमारे पास, इंडिपेंडेंट होता है किसका, इंडिपेंडेंट होता है हमारे पास, अगर मैं बात करूं किसके, कॉन्सेंट्रेशन के। मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल मतलब एमसीक्यू में आ सकता है कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, क्या कॉन्सेंट्रेशन पे भी वो डिपेंड करता है, बिल्कुल भी नहीं, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को हमने यूनिटी ले लिया है तो वो तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। उसके बाद अगर इसकी यूनिट्स की बात की जाए रेट कांस्टेंट की, वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये ऑर्डर न्यू टर्म्स आ गई है, तो अब इसी के बारे में हम देखेंगे। ये आ गया हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज सम ऑफ पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लो एक्सप्रेशन। की जो रेट लो एक्सप्रेशन था, जैसे मैंने वो लिखा था कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है, कैसे लिखा था मैंने, के
A पावर अल्फा एंड B पावर बीटा। तो ये जो पावर्स हैं अगर इनको हम सम कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर कैन बी 0, 1, 2, 3 इवन फ्रैक्शनल। तो जो ऑर्डर है वो 0 भी हो सकता है, होल नंबर से हो ही सकता है, 1, 2, 3 और फ्रैक्शन में भी। नाउ जो किसी भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, उसका ऑर्डर ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जो हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, तब जाके हमारी रिएक्शंस होती हैं। तो जब हमारे पास मोर देन 3 कंपोनेंट चले जाएंगे तो वहाँ पे जो कोलिजन्स हैं, जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, उनके बीच में कोलिजन होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोलिजन पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई जो ऑर्डर है वो भी 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फ्रैक्शनल ऑर्डर, यही हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब देखो, 0 ऑर्डर रिएक्शन कैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू में K। यहाँ पे हम रिएक्टेंट लेंगे पर जो रिएक्टेंट है उसकी पावर कितनी होगी, 0। उसकी पावर कितनी होगी हमारे पास, 0। जैसे हमारे पास ये रिवर्स हेबर प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस का रिवर्स है ना। हेबर प्रोसेस मतलब क्या है, अमोनिया की फॉर्मेशन, बट यहाँ पे अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है। तो ये रिवर्स हेबर प्रोसेस किसकी एग्जांपल है हमारे पास, 0 ऑर्डर रिएक्शन की। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, 0 ऑर्डर के लिए अलग होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होगा, सेकंड के लिए अलग होगा। अब इसको आपने याद नहीं करना है, आपको इतना तो याद होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है 0 ऑर्डर का वो K के इक्वल ही होगा, क्योंकि वो उसकी पावर 0 है। अब इसके K की यूनिट निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। टाइम की यूनिट क्या आ जाएगी, पर सेकेंड। विच मीन्स कि जो 0 ऑर्डर रिएक्शन है उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम है हमारे पास जो कि रेट ऑफ रिएक्शन की होती है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाता है। ओके, उसके बाद आती है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है K एज इट इज है, वो हमारे पास रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है जिसकी पावर है 1, जिसकी पावर है 1। अब इसमें भी वही है कि हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, तो K को एज इट इज रख दो, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म नीचे चली जाएगी, ये कॉन्सेंट्रेशन नीचे चली जाएगी। इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल, क्या आया हमारे पास, पर सेकेंड आया हमारे पास। ठीक है, क्या यूनिट, पर सेकेंड। अब इसी तरह सेकेंड ऑर्डर के लिए हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, ROR, ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन, नीचे कंसंट्रेशन की पावर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ये मोल यहाँ पे सिंपल है, ऊपर जाके इन्वर्स, लीटर इन्वर्स था सिंपल, सेकेंड इन्वर्स। थर्ड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इसको रीअरेंज करके आप आंसर लिख सकते हो, राइट। उसका फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर में क्या है, जैसे ये एग्जांपल दे रखी है H2Br2 प्लस में 2HBr, देखने के लिए तो हम बोल देंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। बट मैंने क्या बोला था कि जो हमारे जो कोफिशिएंट आते हैं वो ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो ही आए, क्योंकि जो ऑर्डर है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टर्म है, थियोरेटिकली टर्म नहीं है हमारे पास। तो इसका ऑर्डर जो है वो ऐसे हम फ्रैक्शंस जो दे रखी है, जैसे 1/1 प्लस में 2, इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2। अगर आपको ऐसे नहीं याद रखता है तो किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हो कि उसकी यूनिट के लिए फॉर्मूला है मोल पर लीटर n-1 पावर, और यहाँ पे पर सेकेंड तो सबके साथ ही आएगा, n जो भी ऑर्डर होगा। अगर 0 ऑर्डर है हमारे पास तो 0 ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे। अगर हमारे पास 0 ऑर्डर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, n की वैल्यू के n हमारे पास ऑर्डर, n क्या है हमारे पास ऑर्डर। ठीक है, अब देखो अगर वैल्यू 1 होगी हमारे पास ऑर्डर जो है वो क्या आ गया हमारा 1 आ गया। देखो फॉर्मूला ना ये नहीं रहेगा, फॉर्मूला ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, फॉर्मूला आएगा मोल पर लीटर, इसकी पावर 1 माइनस में n। क्या आएगी पावर 1 माइनस में n, ना कि n माइनस में 1। ठीक, क्या आएगी पावर 1 माइनस में n आएगी पावर हमारे पास। ठीक है, पावर क्या आएगी 1 माइनस में n, 1 माइनस में n। देखो इस पे लगा के देखो, अगर 1 माइनस में n है, 0 ऑर्डर है तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, तो ये तो खत्म, वही आ गई मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर 1 है तो 1 माइनस में 1 0, तो ये टर्म खत्म। अब हमारे पास अगर हमारी सेकेंड ऑर्डर है तो देखो सेकेंड ऑर्डर का क्या आ जाएगा, मोल
पर लीटर, सेकंड ऑर्डर का मतलब कि 1 माइनस में 2, यहाँ पे पर सेकंड तो -1, तभी हमारा जो मोल है वो -1 बनेगा। लीटर हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा लीटर है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -1 यहाँ है, -1 बाहर से आ जाएगा और ये पॉजिटिव ही हो जाएगा पर सेकंड, तब ये फॉर्मूला सही बनेगा। तो फॉर्मूला है 1 माइनस में n। इन टर्म्स ऑफ अगर हमें प्रेशर निकालना हो तो मोल पर लीटर की जगह ATM ले लेंगे, बाकी सारा सेम वैसे ही रहेगा यूनिट्स। बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये चीज़ याद है जो मैंने समझाई है उसके बेसिस पे आप सिंपली किसी भी ऑर्डर किए रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास मोलिकुलरिटी। देखो मोलिकुलरिटी क्या है, मोलिकुलरिटी इज द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। वो एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मोल्स भी, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जो कि पार्ट करते हैं हमारे पास, पार्टिसिपेट करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में। ठीक है, नंबर ऑफ द एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में उनको बोलते हैं हम मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। लाइक ये NH4NO2, तो ये एक ही रिएक्टेंट है तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ पे 3 रिएक्टेंट, 2 ये है, 1 ये है, तो ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 नॉट पॉसिबल। सिमिलर, जैसे ऑर्डर हमारे पास 3 से बड़ा पॉसिबल नहीं है, मोलिकुलरिटी भी 3 से बड़ी पॉसिबल नहीं है। जो मोलिकुलरिटी है उसको कोई मतलब नहीं होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है हमारे पास। ठीक है, ये ऑर्डर लिखा हुआ है हमारे पास, दैट इज, पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी कि इनकी ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो इसमें जो रिएक्टिंग स्पीशीज है ये 0, 1 फ्रैक्शन में भी हो सकती है, हमेशा 1, 2, 3 हो सकती है, ना तो 0 हो सकती है ना ही फ्रैक्शन हो सकती है। ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ये थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है। ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों पे लगता है, ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पे लगता है। लास्ट में लिखा है ऑर्डर में भी 0, बट जो मोलिकुलरिटी है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लो। क्या है आपके पास, इंटीग्रेटेड रेट लो, तो उसकी एक्सप्रेशन तो आपको नहीं आने वाला है, तो इसका आपको मैथमेटिकली जो टर्म है वो याद होनी चाहिए। जैसे ये लिखी है मैंने 0 ऑर्डर के लिए, ये लिखी है, ये याद होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बट हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको बता देती हूँ कैसे फाइंड करते हैं। देखो हमारे पास एक रिएक्शन है, लेट्स से हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, और कैसा ऑर्डर है, 0 ऑर्डर। ठीक है, कैसा ऑर्डर है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका वो लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन एक तो आ जाएगा इसका K, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -dr/dt, ये भी तो रेट ही है इसका, तो ये भी रेट है, ये भी रेट है, तो दोनों रेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। dr/dt इज इक्वल टू में dt आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा K। अब इस dt को मैं दूसरी तरफ ले जाती हूँ, जो ये dt है हमारे पास, इसको मैंने यहाँ से इरेज करा, यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने कर दी इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, ये माइनस साइन एज इट इज आ गया, d के साथ ये कैंसिल हो गया, आप मान लो यहाँ पे आ जाएगा r, और ये k कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा t, और साथ में आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब हमें ये इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम अपनी स्टार्टिंग कंडीशन लेंगे कि जब हमारा टाइम 0 था, तो जब हमारा टाइम 0 था तो जो हमारी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी वो R0 है, वो क्या थी हमारी R0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस में R0, ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि टाइम तो 0 है, तो C की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस में R0। तो देखो मैं C की जगह वैल्यू पुट कर रही हूँ माइनस में R0, ये आ गई C की जगह वैल्यू माइनस में R0 हमारे पास। ठीक है, C की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, R0। ऐसे करके मैंने इसको इरेज कर दिया, लेट्स से, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ से देखो, क्या मैं इस r को इस तरफ लेके आ सकती हूँ, इस r को, ये माइनस का r एज इट इज रहेगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस का ही r आया था c की वैल्यू, माइनस का r, इस तरफ क्या बन जाएगा वो आके R0, क्या बन जाएगा R0, और ये KT हमारे पास एज इट इज रहेगा, ये KT एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से माइनस लेके खत्म कर दो, तो ये r एज इट इज रहेगा, माइनस में R0 एज इट इज रहेगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा KT।
तो ये आ जाएगा हमारे पास रेट फ्लो एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पे ये सारा ऐसे ही सॉल्व करा हुआ है। देखो अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो आपको मैंने बताया हुआ है, आप चैनल का इंस्टा पेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जाके मैसेज ड्रॉप करना है आपको, ठीक है। चैनल का जो इंस्टा पेज है वो इसी नाम से हमारे पास क्यूपन एजुकेशन के नाम से ही है, ठीक है, क्यूपन एजुकेशन के नाम से है। तो वो ज्वाइन करके आप वहाँ पे मैसेज ड्रॉप करोगे, वहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कैसे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, कितना प्राइस है आपको, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, ये जो रिएक्शन मैं जिसकी बात कर रही थी ऐसे, ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसके बाद एक ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर ऐसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हमारे पास है हाफ लाइफ पीरियड। क्या है हमारे पास? हाफ लाइफ पीरियड। देखो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब है कि जो हमारी रिएक्शन है वो हाफ कंज्यूम हो चुकी है। मतलब कि अगर मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन R0 है तो जब हमारी हाफ रिएक्शन पूरी हो चुकी होगी वो कितनी बची होनी? R0 बाय में 2, क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग में 100 थी तो जब हाफ रिएक्शन पूरी हो चुकी है तो वो 50 बची होनी। तो 50 कैसे आएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में 2। तो देखो वही लिखा हुआ है कि जब हमारा जो टाइम है वो T हाफ हो गया है तो इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन R0 बाय में 2 हो गया। तो वही जो ऊपर वाली रिएक्शन थी उसमें वैल्यूज पुट करके इसको हमने क्या करा है, प्लॉट करा है। T हाफ हमारे पास रीअरेंज करके ये आ गया R0 अपॉन में 2K। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जीरो ऑर्डर का जो T हाफ है वो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्या उसका जो T हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे से हम देख रहे हैं कि वो डिपेंड करता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कैसे करा हुआ है, रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम वैसे ही माइनस dr बाय में dt रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे k r की पावर 1 आएगी, ये इंक्लूड होगा। वहाँ पे r की पावर 0 थी तो हमारे पास k आ गया, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने दोनों रेट्स को इक्वल करा, देखो दोनों रेट्स को इक्वल करा। अब यहाँ से ये जो r है वो मैं इसको इस तरफ ले आई और ये जो dt है वो इस तरफ चला गया, यहाँ माइनस और मैं इस तरफ ले आई, फिर हुई इसकी इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन ऐसे है हमारे पास, कैसे है, 1 अपॉन में x dx इसकी इंटीग्रेशन है। तो इसकी इंटीग्रेशन ln x होती है हमारे पास, x की जगह r है तो ln r आ गया यहाँ पे, तो वही माइनस kt c आ गया। सेम वैसे ही c फाइंड करेंगे कि अगर t 0 हो जाता है तो फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन, तो c आ गया ln r0। तो ये वाला ln r देखो ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये माइनस kt ऐसे ही आ गया, ln r0 ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ln r0। तो ये हमारी रिएक्शन बनी। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व कैसे करा हुआ है मैंने, ln r था, ये r0 को मैं इस तरफ लेके आ गई, दोनों में से माइनस कॉमन लिया, ये माइनस की टर्म थी तो ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव टर्म थी और नेगेटिव होगी, उधर का माइनस मैंने खत्म कर दिया। अब ये लोग हमारे पास माइनस में है तो ये लोग कैसे हो जाएंगे हमारे पास डिवाइड में। अब जो ये वाला लोग है इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो इसकी जगह मैंने 2.300 लोग पुट करा, r0 अपॉन में r आ गया kt। तो यहाँ से लोग r0 अपॉन में r इज इक्वल टू kt 2.300 आ गया। तो ये जो इक्वेशन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। किसके लिए? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। जितने भी केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स आए हैं उसमें यही वाली इक्वेशन जो है वो यूज़ हुई है आपके पास, ठीक है। कौन सी इक्वेशन यूज़ हुई है? यही वाली इक्वेशन जो ये है, ये लोग r0 अपॉन में r kt बाय में 2.300। तो अगर मैथमेटिकली आपको नहीं सॉल्व करना आ रहा है तो इसको आप एज सच लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो यही वाली रिएक्शन है आपकी, ठीक है। सेम इसमें भी हम हाफ लाइफ फाइंड करेंगे तो इसका हाफ लाइफ r0 बाई 2 t आ जाएगा, t हाफ। जब हमने वैल्यूज पुट करी r0 से r0 कैंसिल हो गया, log 2 की वैल्यू होती है 0.301। इसको सॉल्व करके क्या आ गया, t हाफ 0.693 अपॉन में k इज द रेट कांस्टेंट। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का जो t हाफ है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया यहाँ से कि जो टी हाफ होता है जीरो ऑर्डर का वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, वो जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो डिपेंड नहीं करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है
कि जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के n-1 के इक्वल होता है, हमारे पास n-1 के इक्वल होता है। देखो जब हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा 1, तो 1 माइनस में 1 0 हो जाएगी, मतलब ये टर्म तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए कर रहा है, जीरो ऑर्डर के लिए भी कर रहा है हमारे पास डिपेंड। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको आपने याद करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सीडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। सीडो का मतलब क्या होता है हमारे पास? फॉल्स। मतलब कि ये जो रिएक्शन है, कोई एक रिएक्शन है वो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखती नहीं है, बट वो होती कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिहेव एज अ फर्स्ट ऑर्डर, तो उनको सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज और हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो यहाँ पे आपने ये एग्जाम्पल्स याद रखनी है कि एग्जाम्पल क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है तो आ सकता है कि इसमें से सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है। हाइड्रोलिसिस है दोनों, एक सुक्रोज की और एक इथाइल एसीटेट की हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है कोलिजन थ्योरी। क्या आती है? कोलिजन थ्योरी। देखो क्या है हमारे पास कि हमारे पास जैसे कोई प्रोडक्ट बनना होता है तो रिएक्टेंट होते हैं A प्लस में B। तो रिएक्टेंट होते हैं, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, तो आपस में एक तो नहीं होते हैं, बहुत सारे रिएक्टेंट होते हैं। तो आपस में ये क्या करते हैं? ये कोलाइड करते हैं, कोलाइड करके फिर ये जब एनर्जी कम हो जाती है तब जाके हमारे पास प्रोडक्ट जो है फॉर्म होता है। तो वही सारी चीज़ें कोलिजन थ्योरी में बताई गई है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज लेके आने के लिए उनमें कोलिजन करवाया जाता है, तो कोलिजन से ही हमारे पास केमिकल चेंज आता है। तो जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। अब कोलिजन तो बहुत ज़्यादा होंगे, कौन से कोलिजन इफेक्टिव है? जो कोलिजन इफेक्टिव होते हैं उन्हीं से हमारे पास प्रोडक्ट आता है। तो कुछ एक टर्म्स है यहाँ पे लाइक कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको Z से डोनेट करते हैं, वो क्या होती है हमारे पास? नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक सेकेंड में और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने हमारे पास कोलिजन्स हो रहे हैं, वो है हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद इफेक्टिव कोलिजन, ऐसे नहीं कोलिजन्स तो बहुत सारे होंगे, सिर्फ उसमें से कुछ एक कोलिजन्स हैं जो इफेक्टिव होंगे, वही हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट फॉर्म बाय विच कोलिजन, कि जिस कोलिजन से हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। अब जो इफेक्टिव कोलिजन है हमारे पास दो टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक है ओरिएंटेशन बैरियर और एक है एनर्जी बैरियर। जो इन दोनों बैरियर्स को, जो कोलिजन इन दोनों बैरियर को क्रॉस करते हैं वही इफेक्टिव कोलिजन होते हैं। देखो लेट्स से हमारे पास A प्लस B है, A प्लस B है, इसने मिक्स होना है तो हमारे पास C बनेगा। ठीक है, इसने हमारे पास मिक्स होना है। ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब क्या है कि लेट्स से हमारे पास A की शेप ना कुछ ऐसी है और B की शेप कुछ ऐसी है, तो ये रिएक्ट तभी करेंगे अगर हमारे पास ये वाली शेप रिएक्ट मतलब आपस में कोलिजन में आएंगी। बट मैंने जो कोलिजन है वो कैसे करवाया? मैंने जो कोलिजन है वो ऐसे करवाया, इसकी ये वाली शेप इस तरफ है, इसकी ये वाली शेप इस तरफ है, तो ये कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में ही हमारे पास कोलिजन होता है, तो वो ही इफेक्टिव कोलिजन होगा। दूसरा होता है कि एनर्जी बैरियर, एक फिक्स्ड एनर्जी होती है हमारे पास प्रॉपर रिएक्शन के लिए, अगर उस एनर्जी बैरियर को वो क्रॉस करेगा तभी हमारी रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। जो इन दोनों मतलब कि कंडीशन को फुलफिल करते हैं जो कोलिजन्स, वो कोलिजन हमारे पास क्या होते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। अब यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है, द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी पोजेस्ड बाय द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल सो दैट प्रोडक्ट कैन फॉर्म इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेट्स से कि हमारे पास ना, देखो यहाँ पे इस डेफिनेशन को देख लो, आगे हम ग्राफ देखेंगे वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि वो मिनिमम एनर्जी जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है यहाँ से समझते हैं। ये आगे हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जो कि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास ये। ठीक है, क्या है एक्टिवेशन एनर्जी?
देखो ग्राफ से समझना है, फिर उसके बाद जो भी थ्योरी लिखी हुई है उसको देखते हैं। ये मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है कि इस तरफ हमारी एनर्जी है और इस तरफ हमारी रिएक्शन हो रही है। ये हमारा रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट लिया हो, इस तरफ ये एनर्जी है, मतलब ये रिएक्टेंट की एनर्जी पोजेस बाय द रिएक्टेंट, कि उसके पास इतनी एनर्जी है। उसके पास, रिएक्टेंट के पास जितनी एनर्जी है उसको बोल देते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसके पास कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी होगी। उसके बाद देखो जैसे ये होता है ना हमारे पास A प्लस में B, ठीक है, उससे प्रोडक्ट लेट से C बनना है, बट इससे पहले हमारे पास एक AB कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बनता है हमारे पास? एक कॉम्प्लेक्स जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। हमारे पास हाईली अनस्टेबल होता है, विच मीन्स उसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा। तो कोई भी रिएक्शन होती है पहले उसमें एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उसकी एनर्जी होती है ज़्यादा। तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसके पास कुछ ना कुछ अपनी एक एनर्जी है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लेट से हमारे पास यहाँ पे बनेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी, ये जो पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये इतनी एनर्जी इसको चाहिए तभी इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा। तो द एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, दैट की जो उसकी एनर्जी है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बनाने के इक्वल हो जाए, या फिर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। थ्रेशोल्ड एनर्जी वही होती है जो एनर्जी पोजेस करता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक तो एनर्जी हमारे पास रिएक्टेंट के पास, उसके बाद ये टोटल एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो टोटल एनर्जी है ये है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी पहुँचाने तक, थ्रेशोल्ड एनर्जी पहुंचाने तक उसको कितनी एनर्जी चाहिए, वही है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी, उसने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दिया, उसके बाद उसने रीअरेंजमेंट करी, फर्दर अपनी एनर्जी को डिक्रीज करके क्या बना दिया? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास? ये प्रोडक्ट की एनर्जी। ये क्या आ गई हमारे पास? प्रोडक्ट की एनर्जी। ये ग्राफ में अब मैंने छोटी छोटी टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है। ये है यहाँ पे देखो, ET क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ER क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। EP क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। डेल्टा E क्या है? प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ एनर्जी थी, लेट से 100, उसके बाद सॉरी रिएक्टेंट की, उसके बाद आप देख रहे हो प्रोडक्ट की एनर्जी से नीचे आ रही है तो वो होगी 80। तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस में इनिशियल, तो हमारे पास कितनी आ गई? -20। तो चेंज इन एनर्जी माइनस में आई है। तो जब भी एनर्जी मतलब इंथैल्पी जो है वो माइनस में है तो रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। देखो ये जो ग्राफ है, यहाँ पे ना एक ग्राफ है, ये देखो, एक ग्राफ मैंने ये बनाया, ये ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। और लेट्स से एक ग्राफ मैंने ये बनाया, ये, तो इसमें से बताओ कौन सा एक्सोथर्मिक का है, कौन सा एंडो का। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम है, तो जहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है वो एक्सो का होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, लेट्स से इसकी 100 है तो इसकी ज़्यादा, ये 120 होगी। तो चेंज निकालेंगे, 120 माइनस में 100, तो 120 माइनस में 100 करेंगे, कितना आ जाएगा? 20। तो प्लस में आई है, तो जब भी एनर्जी प्लस में आती है तो वो कैसी है? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है एक्टिवेशन एनर्जी, ये देख लो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी कम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको क्या बोला जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। उसको क्या बोला जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस में एवरेज काइनेटिक एनर्जी, माइनस करके हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास आ जाती है। अब कोई भी रिएक्शन है, देखो रिएक्शन का जो पाथ है वो हमारे पास ये है, जो रिएक्शन का पाथ है वो मेरे पास ये है, ठीक है। अब देखो लेट्स से एक बात ये है हमारे पास, तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? ये वाले पाथ वाली है, ये वाले, ये ए पाथ है और ये हमारे पास बी पाथ है, क्योंकि यहाँ पे चलने को उसको कम टाइम नहीं लगेगा। तो अगर मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा। तो दैट्स वाई एक्टिवेशन एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के। अदरवाइज जितनी भी टर्म्स हमारे पास आती है वो ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन के। एक ही टर्म है एक्टिवेशन एनर्जी जो रेट ऑफ रिएक्शन के क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये था एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। अब आता है कैटलिस्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्ट। तो ये है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखो ये मैंने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाला वही डायग्राम बना दिया और एक
ये वाला जो हमारे पास ये जो डायग्राम है ये हमारे पास है रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, और जो ये बनाया हुआ है मैंने रिएक्शन विद कैटलिस्ट। तो देखो इसने क्या करा, इसने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। तो कैटलिस्ट को हम तभी ऐड करते हैं कि रिएक्शन फास्ट हो जाए। तो यहाँ पे उसने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद एक आर्हीनियस इक्वेशन है, इसने क्या दिया था, इसने रिलेशन दिया है हमारे पास। रिलेशन है ये किस किस में, रेट कांस्टेंट में, एक्टिवेशन एनर्जी में और टेम्परेचर में, ठीक है। तीनों में रिलेशन है, दैट इज के स्मॉल भी हो सकता, स्मॉल ही होगा, यहाँ पे कैपिटल डल गया मेरे से। ए ई माइनस में ये ई की पावर है, एक्सपोनेंशियल एक टर्म होती है ना, मैथ्स वाले बच्चे समझते होंगे, ऐसे लिखते नहीं है, ई रेस्ट पावर एक्स। मेडिकल वालों ने भी मे बी देखा होगा, ई रेस्ट पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल टर्म होती है, तो वही वाली टर्म है यहाँ पे। ए ई माइनस में पावर ई ए अपॉन में आर टी। तो के इज रेट कांस्टेंट, ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज गैस कांस्टेंट, स्टेट्स ऑफ मैटर वाला ये वाला, पी वी इज इक्वल टू में एन आर टी। तो यहाँ से टी हमारे पास टेम्परेचर और ए इज आर्हीनियस फैक्टर या फिर इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पे लिया है लोग, यहाँ पे लिया है लोग, तो ये तो आ गया ln के, यहाँ पे भी मैंने लोग लिया। अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में, तो लोग क्या हो गए प्लस में, ऐसे। अब जब भी हमारे पास ln और e इकट्ठे आते हैं तो वो कट हो जाता है, जो भी पावर में होता है वो नीचे आ जाता है, जो भी पावर में होता है वो नीचे आ जाता है। तो वही लिखा मैंने ln a माइनस में e अपॉन में आर टी आएगा। अब मैंने डिफरेंट रेट कांस्टेंट ले लिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकता है कि आपको दो टाइप्स के टेम्परेचर है, दो टाइप के रेट कांस्टेंट है, तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो मैंने ln k1 ले लिया, ln k2 ले लिया, और ये दो रिएक्शन, इन दोनों को मैंने कर दिया माइनस, k2 माइनस k1 आ गया। जब मैं माइनस करूंगी दिस, इसको, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल, तो ई ए ऐसे आ जाएगा, ई ए आर टी माइनस माइनस में ई ए अपॉन में आर टी टू। तो दोनों में से ई ए अपॉन में आर कॉमन आ गया, तो वन अपॉन में टी माइनस वन अपॉन में टी माइनस टू, ऐसे आ गया। एलसीएम ले लो, T1 T2, यहाँ पे T2 चला जाएगा इस तरफ और T1 इस तरफ चला जाएगा, तो T1 T2 जो है वो ग्रेटर देन है। तो ये हमारे पास रिएक्शन बनी। अब ये ln है, इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसकी जगह वैल्यू आएगी 2.300 लोग, तो ये 2.33 क्या चला गया नीचे। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन गया कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट रेट कॉन्स्टेंट दे रखे हो, ठीक है, क्या दे रखा हो, दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट दे रखे और आपको बोला गया हो एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है, तो आप ऐसे एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट टेम्परेचर दे रखा। तो यहाँ पे जो हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है वो हमारा खत्म होता है। जितने भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट हर टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अब इसके एक दो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अपना न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसका रेट कांस्टेंट ये दे रखा है। तो बताओ हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम रिड्यूस टू 3 ग्राम। ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन 5 ग्राम है, फाइनल कंसंट्रेशन 3 ग्राम है, तो 5 से 3 ग्राम जाने में कितना टाइम लगेगा। तो वही बात है, हमें फॉर्मूला आना चाहिए, वो जो फॉर्मूला है हमारे पास लोग, फॉर्मूला होता है हमारे पास आर नोट अपॉन में आर इज इक्वल टू में के टी अपॉन में 2.300, ऐसे हमारे पास है, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। लोग आर नोट इज इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 5, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास 3, के की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.15 इंटू में 10 रेज़ टू पावर -3 एज इट इज आ गया, नीचे क्या आ गया 2.300 और यहाँ पे टी एज इट इज है, हमें टी फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करेंगे log 5 माइनस में 3, तो log 5 माइनस में 3 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो जो log 5 है उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ठीक है। log वैल्यूज जो हैं वो मैंने सॉल्व करवाने आपको बताए थे। तो log जो 5 है उसकी वैल्यू मैंने बताई थी 0.69 होता है, क्योंकि डिवाइड में है तो log हो जाएंगे माइनस। log 3 की वैल्यू होती है 0.47, तो इसको माइनस करेंगे, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 6 में से 4, तो इसको सॉल्व करके आ गया 0.42। इसको सॉल्व करके कितना आ गया 0.42,
देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे इतना बचा हमारे पास 0 पॉइंट में 42, 2 पॉइंट में 300 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो हमारे पास रेट कांस्टेंट दे रखा है, हमारा जो रेट कांस्टेंट दे रखा है कितना, 1 पॉइंट में 15 इंटू में 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू, इस तरफ बच जाएगा t। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये 42 है, इसके हटा दो 100, तो इसका 100 आ गया नीचे, ये 115 है, इसका भी 100 चला जाएगा ऊपर, उसके बाद ये 2303 है, इसका भी 100 चला जाएगा नीचे, 1000 आएगा, तो 10 रेज टू पावर -3 है, ऊपर जाके 10 रेज टू पावर -3 पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो ये तो हमारे पास सीधा कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब हमें ये देखना है ये क्या इससे कैंसिल होगा, 115, ये 115 किसी से कैंसिल हो रहा है हमारे पास, 3 से तो ये कैंसिल होने वाला नहीं, 7 से कैंसिल हो जाएगा ये हमारे पास, 7 से भी नहीं होगा हमारे पास ये कैंसिल, 7 से नहीं होगा। देखो फिर इसको ना हम अप्रॉक्सीमेशन लगा के सॉल्व करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन कैसे, इसको 115 को ना मैं 105 मान लेती हूँ, फिर देखो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 6 पे कैंसिल हो जाएगा 7 के टेबल से, ये हमारे पास 6 पे कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास कहाँ पे 7 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा ना, 7 1 7, कितने बचेंगे 3 5, 15 पे कैंसिल हो गया, 15 पे कैंसिल हो गया हमारे पास। अब देखो ये फिर 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 2 पे कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास 5 पे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2 इंटू में क्या, मैं 2300 लिख लेती हूँ, इसको भी 5 से कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास 5 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 4, फिर उसके बाद 5 6 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 एज इट इज आ जाएगा, 6 2 12, 1 कैरी, 2 4 8 और 9 20 जो हमारे पास सेकंड है वो लगेंगे 5 ग्राम से 3 ग्राम को रिड्यूस्ड होने में। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो एक न्यूमेरिकल ये है, इसमें आपको क्या करना है, जब भी आपको परसेंटेज में दे रखा हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जब भी आपको परसेंटेज में दे रखा हो तो जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 100% होती है, और जो फाइनल कंसंट्रेशन है R, वो हम कैसे निकालते हैं, 100 में से जो भी परसेंटेज गिवन है वो हम माइनस कर देते हैं, तो वो हमारी फाइनल कंसंट्रेशन आ जाती है, वो हम माइनस कर देते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन। इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो अगर मैं अपना फॉर्मूला लगाऊं, वही हमारे पास लोग इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल तो 100 है, फाइनल कितनी बची हमारे पास 70 इज इक्वल टू में 2 पॉइंट में के तो हमें फाइंड करना है, तो के एज इट इज़ टाइम दे रखा है 40 अपॉन में 2 पॉइंट में 300 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, log 10 माइनस में log 7, तो 10 की वैल्यू तो 1 होती है, और अगर 7 की वैल्यू फाइंड करें तो 0.84 होती है, तो इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 1 0, तो ये आ जाएगा 2.300 हमारे पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यहाँ से हमारा जो ये हमारे पास 40 है ये नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा k आ गया, यहाँ से हमारे पास k आ गया। इसको हम 4 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, ये 0.04 पे कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा 10 पे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 10 पे कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसका ये पॉइंट है, ये देखो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूँ, यहाँ से इसको भी हटा दूँ, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि नीचे एक 10 है हमारे पास, नीचे एक 10 है, तो उसका ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो और ये वाला 10 भी हमने रिमूव कर दिया, नीचे से सब कुछ खत्म हो गया। तो k हमारे पास क्या आया, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं या एज इट इज़ रहने देते हैं, तो ये हमारा k आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, t हाफ, क्या फाइंड आउट करना है, t हाफ। तो फर्स्ट ऑर्डर का t हाफ हमें पता है क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का t हाफ 0.693 अपॉन में k, तो k हमने पहली इक्वेशन से फाइंड कर लिया है। 0.693 ये हमारे पास कितना आया है, 0.04, और यहाँ से 0.2303 ये आ गया हमारे पास। इसको मैं लिख देती हूँ दोबारा से, 0.693, नीचे आ गया 0.04 और 0.2303। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 693 ऐसे आ गया, इसका 1000 जाएगा नीचे, 4 ऐसे, इसका 100 गया ऊपर, उसके बाद 2303 ऐसे ही, इसका 10,000 गया ऊपर। तो ये 3 0 तो कैंसिल होगी हमारी सीधी सीधी, 4 1
ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा 4 के टेबल से, 25 पे कैंसिल हो गया। अब ये जो है ना 693 ये हमारे पास 3010 पे कैंसिल हो जाएगा, इस टेबल से 3010 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बचता है 25 इंटू में 10 अपॉन में 3010, तो 0 से 0 कैंसिल। इसको लेट से मैं 300 मान लेती हूँ, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए 300। तो हमारे पास क्या है, ये 25 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। यस, 25 वंस 5 बच जाएंगे, 2 12, तो 1 अपॉन में 12, तो 1 अपॉन 12 को अगर हम सॉल्व करें तो 0 पॉइंट में 0 100 हो जाएगा, 8 पे चला जाएगा 40, तो हमारे पास 3 पे चला जाएगा इसी से, तो 0 पॉइंट में 83 पर सेकेंड, 83 सेकेंड ये आ जाएगा हमारे पास टी हाफ। तो ऐसे इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने ये बताना था कि आपको अगर परसेंटेज दे रखी है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपको सीधी उसने कॉन्सेंट्रेशन दे दी है तो जो भी दे रखी है वही आपकी इनिशियल फाइनल होगी, बट अगर परसेंटेज में दे रखी है तो जो इनिशियल है उसको आपने क्या लेना है 100%, और जो फाइनल है वो क्या होगी आपके पास फाइनल 100 माइनस में जो भी गिवन है वो लिखोगे आप, आपकी फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताना था। तो ये था आपके पास केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। आई होप आपको क्लियर हुई होगी हर एक चीज़। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।